उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आ रही एक खबर से बताया जा रहा है कि मॉस्को यानी रूस की राजधानी के भारतीय दूतावास में तैनात सत्येंद्र सिवाल को यूपी एटीएस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। क्या पूरी जानकारी है सर? क्या अमेरिका के लिए चीन उस तरीके का एक देश हो गया है जैसे भारत के लिए पाकिस्तान है या पाकिस्तान के लिए भारत है? दोनों एक दूसरे का डर दिखा के अपने यहाँ की राजनीति साधते रहते हैं। बताया जा रहा है कि जब से लाल सागर में आवागमन प्रभावित हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, तब से रूस की बल्ले बल्ले हो गई है। उनकी ट्रेनों में माल ढुलाई की तादाद ज्यादा बढ़ गई है। क्या है मामला? जो ब्रिटेन कूद कूद कर लाल सागर में लड़ने को तैयार है, अमेरिका के साथ भी जा रहा है, और अमेरिका जहां पे नहीं है वहां पे और लोगों को भड़का भड़का कर लड़ाई के लिए तैयार भी कर रहा है। उस ब्रिटेन का युद्धपोत नाटो के युद्ध अभ्यास के दौरान टाइटा फिश साबित हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का जो दामाद है वो भी खुद यहूदी है, आप जानते ही हैं। खैर, लेकिन इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये भी तो हो सकता है ना कि बाइडन ने कहा है कि नेतन्याहू अगर उनका फैसला नहीं मानेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ये चर्चाएं पूरे इजराइल में चल रही हैं, तो इस वजह से बाइडन के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ। जी ठीक है, एक तरफ ट्रंप का चर्चा कर रहे हैं, बाइडन की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेरूशलम में दो यहूदी एक पादरी पर उस वक्त थूक दे रहे हैं जब जर्मन टीवी की पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रही थी। सब चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, गाली गलौज कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये भी क्या कुछ कहलाता है? आप कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा बंद कर दें, जबकि खबर ये आई है कि जाका नाम की एक संस्था है ZAKA, उसने प्रोपेगेंडा रच के करोड़ों रुपए उगा लिए हैं यहूदियों को विक्टिम बताकर, पीड़ित बताकर। धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, और आज के बुलेटिन में फोकस करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिनको लेकर चर्चा इजराइल में हो रही है, जिनको लेकर चर्चा चाइना में हो रही है, जबकि अभी तक वो दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाए हैं अमेरिका के। तो क्या बाइडन की अभी से बैंड बज गई है, और क्या ट्रंप की अभी से बल्ले बल्ले होने लगी है, या दोनों जगह इजराइल और चीन में जो जिक्र हो रहा है ट्रंप का, वो ट्रंप के लिए बुरी खबर है? कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी KK जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ, जिसमें मुझे लगता है सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आ रही एक खबर से। बताया जा रहा है कि मॉस्को यानी रूस की राजधानी के भारतीय दूतावास में तैनात सत्येंद्र सिवाल को यूपी एटीएस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। क्या पूरी जानकारी है सर? पूरी जानकारी अभी तो इतनी ही है जो आपने कहा कि इनको गिरफ्तार किया गया हापुड़ में, और यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने इनको पकड़ा है। यह मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम करते थे या कर रहे हैं, और वहाँ से जो इनको जानकारी मिलती है भारत के बारे में, जो भी पता करते हैं हमारे आर्म फोर्सेस के बारे में, हमारे स्ट्रेटजीज के बारे में, हमारे फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, उसकी खबर ये आईएसआई के थ्रू पाकिस्तान को देते रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी घटी हैं, और यह हर एक देश दूसरे देश पे असर करता है। इसमें तो अमेरिका और दूसरे देश बहुत माहिर ही हैं, और इसमें पकड़ा गया है। इनके पीछे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काफी समय से लगी हुई थी। अब आगे देखते हैं क्या इसका डिटेल आता है। जी, क्या इसका असर रूस से किसी तरह के किसी ताल्लुकात या संबंध पर भी पड़ेगा? नहीं, रूस से कुछ पड़ने वाला नहीं है। यह पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और रूसी दूतावास से पहुंचे हुए हैं, तो इसमें रूस की कोई भी कहीं से भी उसमें हस्तक्षेप नहीं है। मीडिया में जिस तरीके का हंगामा बरपा होना चाहिए कि इतने बड़े देश में बैठकर पाकिस्तान के लिए एक शख्स जासूसी कर रहा था, और वो भी उस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जहां पर रामराज की स्थापना कर दी गई है, लेकिन हंगामा नहीं है। क्या इसलिए क्योंकि इनका नाम सत्येंद्र सिवाल है? बिल्कुल, और ताकि उत्तर प्रदेश से भी है इसलिए हंगामा नहीं है, शांति है। और आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगर दोबारा राष्ट्रपति चुना गया
तो चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली चीजों पर 60% तक टैक्स लगा दूंगा। ये बड़ा ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके चलते चर्चा उनकी चाइना में भी हो रही है। जी हाँ, ये 60% की बात वैसे पहले भी देखिए, पहली बार में जब ये राष्ट्रपति बने थे और दूसरी बार तो खैर हार गए थे, इन्होंने चीन के खिलाफ काफी भारी जंग का ऐलान किया था आर्थिक मुद्दे पर। जहां भी पॉसिबिलिटी बनती है चीन के कंपनियों के ऊपर बैन करना, उनके सामान जो उइघर से आने वाले थे उस पर भारी मात्रा में टैक्स, यहाँ तक कि बैन भी कर देना, ये सब कार्रवाई करते थे। और यह अमेरिका की मजबूरी है कि कहीं ना कहीं से, चाहे वह आर्थिक मुद्दे पर चीन से लड़ाई हो, सीधे की सीधे लड़ाई अमेरिका से चल रहा है, अफगानिस्तान में जाकर दूसरा मैं कह रहा था, यूक्रेन की बात कहा, अफगानिस्तान और अन्य देशों में इन्होंने पूरी कोशिश की कि मुसलमानों के खिलाफ करें। यह इनकी मजबूरी है, चूंकि अंदर में भी जनता इनसे मांग कर रही है, गरीबी भारी बढ़ रहा है और इसलिए चीन के तरफ वो आंखें लाल कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। हाँ, यह भी बात है कि अमेरिकी जो पूंजीपति हैं उनका यूरोप में काफी असर घट रहा था चीनी माल के आने के बाद से, उसके कारण भी यह कोशिश की जा रही है। जी, क्या अमेरिका के लिए चीन उस तरीके का एक देश हो गया है जैसे भारत के लिए पाकिस्तान है या पाकिस्तान के लिए भारत है? दोनों एक दूसरे का डर दिखा के अपने यहाँ की राजनीति साधते रहते हैं। भारत पाकिस्तान का तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और आपस में काफी लड़ाइयां भी हुई हैं, चीन के साथ वैसा अमेरिका का भी सीधे सीधे युद्ध नजर नहीं आ रहा है। ताइवान पर भी मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में लड़ाई होने वाला है। लेकिन जहां तक आर्थिक प्रतिद्वंद्वता है, पूरे विश्व बाजार की बात है, वहां पे चीन जिस तरीके से आगे बढ़ा है वह अमेरिका को काफी पीछे छोड़ने, यूरोपियन यूनियन में भी हाल फिलहाल में लड़ाई के बाद से शायद ही कुछ उसका असर घटा हो, लेकिन मुख्य रूप से कहें तो आज अमेरिका का प्रतिद्वंदी चीन ही है। और अमेरिका को देखें, उसका जीडीपी जहां तक 27-28 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं उसके ऊपर कर्ज है जो 33 से 34 ट्रिलियन डॉलर है। और उस कर्ज में जो कर्ज दिया हुआ है वो चीन का भी भारी मात्रा में है। यानी चीन अपने सारे कर्ज वापसी करना शुरू कर दे तो अमेरिका का आधा दिवालियापन तो हो ही जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के कोई भी राष्ट्रपति रहे वो किसी ना किसी से लड़ेगा, जैसे बाइडेन रूस से लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बाइडेन रूस से लड़ रहे हैं, वहां ना कुछ जीत हासिल हो रहा है तो मिडिल ईस्ट में जाके हुतीस के भी खिलाफ लड़ रहे हैं, इजराइल से भी कभी हाँ कभी ना का संबंध हो रहा है। ना तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपस में जो स्थिति होनी चाहिए थी वैसी नहीं रही, उसके कारण उनकी बेइज्जती ही हो रही है। जी, एक सर्वे रिपोर्ट छपी है कि जहां ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ रही है, ट्रंप का चर्चा देश ही नहीं दुनिया में हो रहा है, वहीं बाइडेन की लोकप्रियता अमेरिका में भी गिर रही है। बिल्कुल गिर रही है। अभी हाल फिलहाल में 37% कहा, कुछ दिन पहले तो मैं 33-34% देख रहा था। लेकिन बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग कहें, यानी कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं कि जो उनका विदेश नीति वो सही है, वह केवल 30% है। यानी वह भारी मात्रा में नीचे जा रहा है। और एक और सर्वेक्षण के हिसाब से यदि आज चुनाव हो तो बाइडेन को शायद 42% वोट मिल जाए, उसमें भी संदेह है, जबकि ट्रंप को 47% या उससे अधिक मिलने की संभावना है। तो बाइडेन बोल रहे हैं, इसमें संभावना नहीं है। यानी ट्रंप के वापस आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। खैर, ट्रंप को लेकर आगे और बात करेंगे क्योंकि इजराइल में भी खूब चर्चा हो रहा है। लेकिन अभी चलते हैं रूस की खबर की तरफ। बताया जा रहा है कि जब से लाल सागर में आवागमन प्रभावित हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, तब से रूस की बल्ले बल्ले हो गई है। उनकी ट्रेनों में माल ढुलाई की तादाद ज्यादा बढ़ गई है। क्या है मामला? हाँ, बिल्कुल सही है। रूस का उसके इंटरनेशनल बाउंड्री से तो बहुत देशों के साथ संबंध है, जो जहां से सी का भी है, लेकिन सी में अभी गड़बड़ी होने के कारण रूस के द्वारा पूरे यूरोप में तो खैर बंद है जहां भी, लेकिन खुला हुआ वहां पे, साथ साथ उनसे सटे हुए सेंट्रल एशिया और बाकी जगहों में वह पूरे के पूरे वह रोड और ट्रेन से हो रहा है। तो उनकी काफी मात्रा में बढ़ी है और चीन भी इसका फायदा उठा है। रूस से नहीं, चीन का भी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, जो बढ़ा रहा है, उसका भी बढ़ रहा है।
तो कहें तो विश्व में एक नई तरह का परिवर्तन आ रहा है, जिसमें समुद्री मार्ग जो सबसे सस्ता होता था अभी भी है, लेकिन उसमें जितने संकट आ रहे हैं केवल समुद्री डाकुओं से नहीं बल्कि सीधे सीधे युद्ध के कारण वहां पर रोड चूंकि बेहद चौड़े हो रहे हैं, बहुत स्मूथ हो रहे हैं, गाड़ियां बड़ी लंबी लंबी आ रही हैं जो भारी मात्रा में ट्रक और वैसे आ रहे हैं जो सामानों को लेके जा सकते हैं सुरक्षित तरीके से, उनका फिर से असर वापस बढ़ रहा है और समुद्री यातायात का संभवतः आगे आने वाले दशकों में वह घटेगा कुछ तुलनात्मक रूप से, पूरा रूप से तो नहीं घटेगा, तुलनात्मक रूप से घटेगा। जी चलिए अब आगे चलते हैं, नामीबिया का जिक्र कर लेते हैं जहां से मोदी जी चीते लेके आए थे। हालांकि वो चीते बच नहीं पा रहे हैं, उनकी जिंदगियां खत्म हो गई हैं, कोनों में जाके उनको अब मोदी जी देख भी नहीं रहे हैं कि वो चीते मर क्यों रहे हैं। लेकिन नामीबिया के राष्ट्रपति इंतकाल कर गए हैं, निधन कर गए हैं, क्या है पूरा मामला? बूढ़े हो गए थे बेचारे, तो मतलब मर गए ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मारा गया वगैरह कुछ किया गया, और उनके जो नंबर 2 थे वो सत्ता में आ गए हैं, लेकिन उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता जहां तक नामीबिया की बात है। कभी किसी समय में वह भी लोग समाजवादी होने का दावा करते थे, आज वह नहीं है, और उनके साथ अफ्रीका के बहुत सारे देश भी हैं, क्यूबा के साथ भी अच्छा संबंध है, इसलिए उससे कुछ खास बदलाव नहीं पड़ने वाला है। जी कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारे एक सांसद को डर लग रहा है और उसने इस्तीफा दे दिया है, वो चुनाव अब आगे नहीं लड़ना चाहता। और आज खबर आ रही है कि जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जेल में ठूसा जाएगा। यह बदमाशी है, यह इंग्लैंड की पूरी बदमाशी है। वामपंथी भी जो छोटे मोटे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं पे रास्ता नहीं रोक रहे हैं, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, कुछ किताबें बेच रहे हैं, उन किताबों को उन्होंने जब्त कर लिया यूके के पुलिस ने। ऐसा ही लग रहा है जैसे भारत वहां पहुंच गया हो। दूसरी तरफ यूके के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको अधिकार दिया गया है धरना प्रदर्शन करने का, तो इसका मतलब आप नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे, सड़कें बंद नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। हालांकि वैसा कुछ नहीं हुआ है। इनकी जो हस्ती खराब हो रही है, जनता का विद्रोह शुरू हो रहा है लाखों लाख की संख्या में। अब वो उसको धमकी दे रहे हैं कि यदि सड़क पे आओगे तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे, और कुछ नहीं है। यूके का तानाशाही चरित्र केवल बाहर ही नहीं अंदर भी अब नजर आ रहा है। जो ब्रिटेन कूद कूद कर लाल सागर में लड़ने को तैयार है, अमेरिका के साथ भी जा रहा है, और अमेरिका जहां पे नहीं है वहां पे और लोगों को भड़का भड़का कर लड़ाई के लिए तैयार भी कर रहा है, उस ब्रिटेन का युद्धपोत नाटो के युद्ध अभ्यास के दौरान टाइटैन फिर साबित हो गया है। वही नहीं, उनका एक और युद्धपोत संभवतः यह भी था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, और यूके का ब्रिटिश रॉयल नेवी का जो हालत है वह केवल इसीलिए नहीं खराब है कि वहाँ मेंटेनेंस शिप्स का नहीं हो रहा, बल्कि इसलिए भी कि नए नए अभी जितने आने वाले थे उनके 1 लाख सवा लाख में कम से कम 25,000 सैनिकों की कमी है। केवल नेवी ही नहीं, एयरफोर्स आर्मी में लोग आना नहीं चाह रहे हैं वहां पर, खासकर इस तरह के पिछले युद्ध जो यूक्रेन में चल रहा है पिछले 2-2.5 वर्षों से, 2 वर्षों से, और अभी यहाँ पे शुरू हुआ है। तो उनके हर तरफ से उनके आर्म्ड फोर्सेस में केवल यदि न्यूक्लियर पावर छोड़ दे, वह भी किन हालातों में है कहना मुश्किल है, नहीं तो यूएसए क्यों वहां पे न्यूक्लियर पावर ला रहा है। इसलिए सही में कहें तो यूके का जो नेवल पावर है वह काफी घटा है, मेंटेनेंस में गड़बड़ी है, और ऐसे समय में पूरा का पूरा उनका टरबाइन इंजन के जो शाफ्ट है राइट हैंड साइड में वो टूट के लटक गए। ये तो अजीबोगरीब है बात है, जैसे कि हमारे घर में सडनली दरवाजा टूट गया, और उस हालत में वह युद्ध अभ्यास में कभी से भी भाग नहीं ले सकता। असली युद्ध हो तो क्या होगा वो देखने की बात है, लेकिन अभी जहां तक उनकी बात है उनको बहुत भारी मात्रा में खर्च करना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा अपने आर्म्ड फोर्सेस को वापस पुराने ताकतों में लाने के लिए। जी ठीक है, ये तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन शर्मिंदगी का मामला भी तो बनता ही है। बताइए, ब्रिटेन सबका अमेरिका के बाद चौधरी बनने की कोशिश करता है और उसकी ये स्थिति हो जाती है युद्ध अभ्यास के दौरान। खैर, अब रुख करते हैं लाल सागर का और बात करते हैं हूतियों की। हूती जो हैं वो मारिब शहर पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं, और मारिब शहर उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मारिब शहर यमन के राजधानी से, और जो दूसरा हिस्सा है यमन का, यमन वास्तव में 2 हिस्से में बटा हुआ है, पीआरसी करके दूसरा है, और इंटरनेशनली यूएनओ में उसको मान्यता मिली हुई है। इन लोगों ने कहते हैं कि लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ये जो जगह है जिसकी बात कर रहे हैं मारिब, यह एक छोटा सा स्टेट है उन दोनों के बीच में, स्वतंत्र ना है, लेकिन वह पीआरसी के साथ है, दूसरे वाले के साथ है, हुतीज के साथ नहीं है। और वहां पर भारी मात्रा में तेल और दूसरे तरह के खनिज का भंडार है,
और हुतीज ने पहले भी उस पर दावा ठोका था, जिसे कारण लड़ाई हुई थी, सऊदी अरबिया ये सब पहुंचे थे, और फिर से कहते हैं कि यहाँ पे हुतियों की जो सैनिक है वहां फिर से जमा हो रहे हैं। यह तो है कि हुतीज के कब्जे में जो यमन है या जो हिस्सा है वह एक गरीब देश है, वहां पे तेल की कमी है, कोई इस तरह का उनके पास उपाय नहीं है जिससे कि वह पैसा का उपज कर सके, बढ़ा सके, आर्म्स अम्युनिशंस खरीद सके, वो मदद से ही मिलता है ईरान दूसरे देशों से। इसलिए इनको लग रहा है कि शायद वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी करेंगे कि नहीं करेंगे, या उनको सही में डर है कि उधर से भी अमेरिका बदमाशी कर रहा है, इसलिए वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, यह कहना अभी मुश्किल है। जी चलिए अब रुख करते हैं इजराइल का, जहां पे चर्चा हो रही है ट्रंप बाबा की। तो कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, ये बेन गुइर ने बयान दिया है जो नेतन्याहू का मंत्री है, तो इजराइल और ही कुछ स्थिति में नजर आता। यानी वो जो बाइडन बिल्कुल नतमस्तक होकर बिल्कुल लेटे पड़े हैं इजराइल के हक में, उनकी बेइज्जती हो रही है। तो बेइज्जती तो हुई। ये वैसे बेन गवीर जो हैं ये एक्सट्रीम राइटिस्ट है, इनके बारे में हम लोगों ने शायद चर्चा की थी, और इन्होंने इस तरह के बयान दे के पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। जहां तक बाइडेन की बात है, उन्होंने दो बार अमेरिकन कांग्रेस को बाईपास करके पैसे दिया, हर तरीके से इनके साथ हैं। लेकिन शायद इजराइल को यह लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप साथ में है उस तरह से बाइडेन नहीं आ पा रहा है। हालांकि मेरे नजर में कोई खास अंतर नहीं है, और ट्रंप ने जो डायरेक्टली इन लोगों के लिए, इनके पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसको बाइडेन के पार्टी ने खारिज कर दिया। हालांकि इन्होंने फिर से किया हुआ है। तकरीबन 118 बिलियन डॉलर का पूरा मसला है, जिसमें 14 बिलियन डॉलर केवल इजराइल के लिए है। लेकिन ऐसे समय में इनका इस तरह से बयान देना, यह कोई क्या कारण था मुझे नहीं मालूम, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां के, उन्होंने साफ कहा है कि यह बहुत खराब वक्तव्य है और नेतन्याहू को सीधे इन्हें पार्टी से निकालना चाहिए। नेतन्याहू तो खैर निकालने से रहे, लेकिन उन्होंने दूसरे तरीके से ट्रंप की प्रशंसा की है। तो इन दोनों के बीच में खींचातानी चल रहा और कुछ नहीं है इसमें। कोशिश है इजराइल की कि भाई कुछ और दिन तक करो, और क्या है। नहीं, इसमें यह भी तो हो सकता है ना कि इस पूरी यहूदी लोबी जो अमेरिका के अंदर काम कर रही है वो ट्रंप के साथ खड़ी हो रही है और बाइडन को कह रही है कि भैया तुम हमें अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो हम उधर जा रहे हैं। ये तो नजर आ रहा है। बाइडेन का तो पैसा देने के अलावा मिडिल ईस्ट में भी जितनी ताकत लगा सकते थे कर रहे हैं, यमन पे बमबारी कर रहे हैं, जहां भी कोशिश हो रहा कर रहे हैं। लेकिन जो अब इससे अधिक क्या चाहिए, डायरेक्ट यही हो सकता था कि अमेरिका सीधे के सीधे युद्ध में आ जाए। इसके लिए बाइडेन तैयार नहीं है, या वहां की जो लॉबीज है आर्म्ड फोर्सेस के साथ वो तैयार नहीं है। और इसलिए यह नजर आ रहा है जो आपने अंत में कहा कि यहूदी लॉबी जो है वह कहीं ना कहीं से बाइडेन की तुलना में ट्रंप को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का जो दामाद है वो भी खुद यहूदी है, आप जानते ही हैं। खैर, लेकिन इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये भी तो हो सकता है ना कि बाइडन ने कहा है कि नेतन्याहू अगर उनका फैसला नहीं मानेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ये चर्चाएं पूरे इजराइल में चल रही हैं, तो इस वजह से बाइडन के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ। यह हो सकता है, और इसके साथ साथ यह भी है कि डूबते हुए नाव में अब वो नहीं रहना चाहते हैं। उनको साफ नजर आ रहा है कि अब ट्रंप जीत रहे हैं, और इसकी खबर तो हर जगह फैल ही गई थी कि नेतन्याहू को हटाने की बात, और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी के कारण इजरायली लॉबी जो नेतन्याहू के साथ है वह शोर मचाते हैं। जी ठीक है, एक तरफ ट्रंप का चर्चा कर रहे हैं, बाइडन की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेरूशलम में 2 यहूदी एक पादरी पर उस वक्त थूक दे रहे हैं जब जर्मन टीवी की पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रही थी। सब चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, गाली गलौज कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये भी क्या कुछ कहलाता है? ये तो खराब स्थिति है। उन्होंने केवल उन्हीं पर नहीं बल्कि एक पादरी जो वहां पे क्रिश्चियन प्रिस्ट है, और पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी है, और 2 बार इन्होंने किया। कैमरे के अंदर भी आ रहा है, कर रहे हैं। हालांकि कहने के लिए वो दोनों पहचाने गए। एक 17 साल का है, पता नहीं क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, दूसरा शायद उससे बड़ा है। और वहां पे जिस तरह की घृणा की राजनीति चल रही है, केवल मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं, यह तो क्रिश्चियन के भी खिलाफ हो रही है, और इसके लिए अमेरिका कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अमेरिका तो खैर नहीं आएगा, क्योंकि उसको वहां पे जैसा हम बार बार कहते हैं, उसको मिलिट्री बेस चाहिए जो इजराइल के रूप में वहां उससे मिल रहा है। और यह दिखाता है कि इसके लिए चाहे यहूदी मरते रहे, क्योंकि वहां पे चर्च भी टूटे हैं, गाजा इलाके में बम वर्षा भी हुई है, और बम वर्षा के दौरान बहुत सारे ईसाई भी वहां पे मारे गए हैं, फिर भी अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि धर्म केवल मुखौटा है, असली मुद्दा है वर्ल्ड मार्केट, असली मुद्दा है पैसा, असली मुद्दा है लूट, असली मुद्दा है वहां पर तेल। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि असली मुद्दा यही है। ये फ्रांसीसी सांसद क्या कर रहे हैं रफा बॉर्डर पर सर? ये 16 फ्रांसीसी सांसद पहुंचे, लेफ्टिस्ट हैं, जी जी। वामपंथी हैं, और इनका कहना है कि जो भी फ्रांस कर रहा है या जो भी इजराइल अमेरिका कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, और उन्होंने तुरंत युद्ध बंदी की मांग की है, और टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट युद्ध बंदी की बात की है। लेकिन इनकी ताकत पूरे फ्रांस से बहुत कमजोर है, इसके बावजूद कि फ्रांसीसी किसान और वहां के वर्कर्स यानी मजदूर वर्ग बहुत जबरदस्त लड़ाकू हैं, और उन्होंने महीनों महीनों तक लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन फिर भी वहां की वामपंथी पार्टियां इतनी ताकतवर नहीं बन सकी हैं। जी अमेरिका का एनएसए कह रहा है कि पेरिस में बैठकर जो बात हुई अमेरिका और कतर और मिस्र के साथ, उसका प्रपोजल जंगबंदी का हमने हमास को दे दिया है, अब हमास को फैसला लेना है। ये फ्रांसीसी सांसद आके डिमांड कर रहे हैं कि जंगबंदी करो। अमेरिका तो कह रहा है कि हमने गेंद डाल दी हमास के पाले में। वह मेरे हिसाब से झूठ बोल रहे हैं। यह पाले हमास के में नहीं गया अभी तक, नहीं तो हमास इससे इनकार ना करता। हमास का जो मुख्य मुद्दा था फिलिस्तीन स्टेट का, वो पूरी तरह उठा चुका है, कुछ काफी हद तक सफल भी हुआ है। और हमास की मांग इतनी है कि जिस फिलिस्तीनियों को जो आपने पकड़ा हुआ जेल में डाला हुआ उसको छोड़े, केवल हमारे ही यहाँ नहीं यानी गाजा पट्टी में नहीं बल्कि वेस्ट बैंक और जहां भी पकड़ा उसको छोड़े। नंबर 2 युद्ध बंदी परमानेंट हो। नंबर 3 उसके बाद हम आपके जितने भी 100-150 जो बचे हुए हैं आपके युद्ध बंदी उनको हम छोड़ देंगे, और हमारे खिलाफ जो भी आरोप लगाए हुए हैं अनावश्यक उसकी प्रोपेगेंडा को बंद किया जाए। हमास का मांग जायज है, और यदि वो इस बात को मान लेते हैं, अमेरिका यदि दबाव डालता है तो हूतीज, हमास, हिजबुल्लाह ये सब शांत हो जाएंगे। जी आप कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा बंद कर दें, जबकि खबर ये आई है कि जाका नाम की एक संस्था है ZAKA, उसने प्रोपेगेंडा रच के करोड़ों रुपए उगा लिए हैं यहूदियों को विक्टिम बताकर, पीड़ित बताकर। ये खबर आया, हालांकि पूरे मीडिया में नहीं दिखा जा रहा है। जाका एक एनजीओ है और इसको इजरायली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनका मुख्य काम है कि यदि कहीं हादसा होता है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, वहाँ के लोगों को निकालना, बचाना, और यदि मर गए हैं तो उनको डिस्पोज ऑफ करना, ये इनका काम है। और यह भी था कि जब 8 अक्टूबर को जब आक्रमण हुआ और उसके पहले यह लोग दिवालिया घोषित हो चुके थे तकरीबन, लेकिन जैसे ही हुआ इन्होंने आईडीएफ के पास यह प्रपोजल दिया कि भाई मुझे डेड बॉडी डिस्पोज करने दे, और इन्होंने उस डिस्पोजल के दौरान यहां तक कि किया कि आईडीएफ ने ताबूत वगैरह में जहां बंद करके लाया उसको हटा के फिर से अपना नाम डाल के दिया और पैसे इस तरह से कमाए। इन्होंने जहां शून्य हो गया था, माइनस में गए थे $14 मिलियन, यानी करीब 1,40,40,00,000 डॉलर इन लोगों ने कमाए। भयानक कमाई इनकी हुई, और इसने इजराइल को मदद की। सबसे बड़ी मुद्दा ये, पैसा जो कमाया अलग बात है, इजराइल को मदद की प्रोपेगेंडा में ये रोए दुखड़ा करके कि देखो इस औरत के साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, पेट बच्चा था फिर भी मार दिया, इस बच्चे को वैसा मारा, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। जब इनको ढूंढा गया, जहां तहां के 4-5 उदाहरण जो इन्होंने दिए थे, जिसके कारण हमास को आज इजरायली नहीं विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा कहता है कि ये लोग टेररिस्ट है, ये लोग टेररिस्ट है, लेकिन वह आधार ही गलत हो गया, क्योंकि यह इनका बहुत बड़ा हाथ था, और इन्हीं के आधार को, इन्हीं के पॉइंट को, इन्हीं के प्रोपेगेंडा को लेकर इजराइल हर जगह वो भेजता रहा है। लेकिन बाद में जो सिद्ध करने को कहा गया, जिसमें ICJ हो या कहीं भी हो, कहीं से भी कुछ भी सिद्ध नहीं मिला। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साबरमती ट्रेन जाती है, कार सेवक उसमें होते हैं, आग अंदर से लग जाती है, तमाम ऐसी खबरें छपती हैं। आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी और उसके बाद पूरे गुजरात को किस तरीके से जला दिया जाता है। ये संयोग नहीं होता है, कुछ लोग पर्दे के पीछे बैठकर बहुत कुछ खेल रहे होते हैं। क्योंकि आपने BBC की रिपोर्ट भी देखी होगी कि कैसे वहां के बैंकों ने अपने पहले शेयर बेच डाले 7 अक्टूबर से पहले और मोटा मुनाफा कमाया, और फिर उसके बाद 7 अक्टूबर का हमला हुआ। यानी सरकार भी तैयार बैठी हुई थी कि 7 अक्टूबर की घटना हो और हम भी कुछ वारे के न्यारे करें, और जाका का पैसा इस बात की गवाही भी दे रहा है छिक कर। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।